अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। स्प्रिंग 20 कहा था मैंने करने को। स्प्रिंग 20 में एक मसला होता है, तकरीबन सबको ही होता है, कि ये जो होल्डिंग कॉस्ट है इसमें 260 क्यों यूज नहीं किया। इस 260 में ना 180 वो है जो इन्वेंट्री कम या ज्यादा होने से कम ज्यादा होगा। बाकी कह रहे हैं जी जितनी मर्जी इन्वेंट्री कम हो ज्यादा हो बाकी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो जिस पे फर्क नहीं पड़ेगा वो इररेलेवेंट है, इसलिए हम सिर्फ 180 होल्डिंग कॉस्ट लेंगे। इसी तरीके से जो ऑर्डर कॉस्ट है वो पहले भी हम लोग 2 सालों में काम कर चुके हैं कि ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की हमने सिर्फ वेरिएबल खर्चे लेने, तो इसलिए 4200 में से 1780 निकाल के चलेंगे। फिर इसके अलावा इसमें ना पीछे सोल्यूशन में एक चीज का राउंडिंग ऑफ का फर्क था, तो वो आपको 3500 की ऑर्डर कॉस्ट में एतराज होगा सोल्यूशन में, तो वो कर लें, ठीक, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है लेकिन आप पूरा कर लें। और मेरे ख्याल में बनता है सही वाला 13829 13829 कर लें और उसी के अकॉर्डिंगली एंड वाला टोटल भी ठीक हो जाएगा। और बताएं, आपने कुछ पूछना तो। आसान आसान सा लग रहा है मुझे। नहीं, चलें और करते हैं सवाल आज। ऑटम 20 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। ऑटम 20 पढ़ लें, पिज़्ज़ा कारपोरेशन पढ़ लें, करता हूं। ऑटम 20 पिज़्ज़ा कारपोरेशन पढ़ लिए, मैं करता हूं।
जी पढ़ लिया तो करूं। खरीदते क्या है इसमें? चीज। अभी इस वक्त हम लोग ईओक्यू फॉलो करते हैं और सप्लायर ने हमसे कहा है कि अगर तुम जितना अभी ऑर्डर करते हो उसको डबल कर दो तो फिर 5% डिस्काउंट देंगे। तो हमने इस ऑफर को इवेल्युएट करना है, तो किसको कंपेयर करना है? ईओक्यू और। अब इस सवाल में ना ट्रिकी चीज ये थी जो इससे पहले नहीं हुई थी टेस्ट, कि हमें ना एनुअल डिमांड भी दोनों अलग अलग निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लॉस दोनों में फर्क है। वो जो पिछली क्लास में लॉस से ग्रॉसअप किया था, दोनों में फर्क है, इसलिए एनुअल डिमांड दोनों की अलग अलग निकलेगी। सवाल की अप्रोच ये है कि हमने ईओक्यू कैलकुलेट करनी है और ईओक्यू कैलकुलेट करने के बाद एक ईओक्यू ऑप्शन और एक डिस्काउंट ऑप्शन, इनको कंपेयर करना है। तो ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए भी एनुअल डिमांड तो चाहिए, लेकिन डिस्काउंट ऑफर वाली एनुअल डिमांड इससे फर्क होगी। तो हम ना सारी चीजें इन दोनों के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। एनुअल डिमांड भी, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, सारा कुछ। तो एनुअल डिमांड हमें चाहिए होते हैं साल में कितने पीजे? 4850, लेकिन ये पर वीक है। ये हो गए साल के पीजे, और एक पीजे में चीज डलती है 0.25। तो हमें साल में इतनी चीज चाहिए, लेकिन स्टोर के अंदर यानी रेफ्रिजरेटर में रखे हुए चीज ने हो जाना है जाया। अभी इस वक्त 3% जाया होती है। अगर हम डिस्काउंट ऑफर में चले गए, ज्यादा मंगवाई, तो 4% जाया हुआ करेगी। यानी हमें ईओक्यू के लिए एनुअल डिमांड निकालते हुए ये करना है, और दूसरे के लिए 0.96। इसका हो गया 65,000 kg और 65677। ये दोनों की एनुअल डिमांड फर्क है। ये अदर इंफॉर्मेशन के पॉइंट नंबर 2 और उसके अलावा अगले पॉइंट्स में से पॉइंट नंबर 1, ये मैंने यहां से लॉसेस इनकॉर्पोरेट किए। फिर हमें ऑर्डर कॉस्ट भी चाहिए। ऑर्डर कॉस्ट सवाल में क्या क्या है? एडमिन कॉस्ट पर ऑर्डर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ऑर्डर है और इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर है। ये तीनों ऑर्डर कॉस्ट हैं, लेकिन इनके बारे में अदर इंफॉर्मेशन में नजर आ रहा है पॉइंट नंबर 3 के जो एडमिन है उसमें से 80% वेरिएबल है। एडमिन कॉस्ट है और दूसरी क्या है? ट्रांसपोर्ट है और इंस्पेक्शन है। नहीं, वेयर हाउस तो वो होल्डिंग है ना। एडमिन जो इस वक्त सवाल में दी हुई है वो है 150, लेकिन उसमें से 80% है 120। ट्रांसपोर्ट अभी कितनी है? 22500। इंस्पेक्शन 20,000। तो अभी ईओक्यू फॉलो करते हैं हम, तो उस पे ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर होती है 162। लेकिन अगर हम डिस्काउंट ऑफर पे चले गए तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 2, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्पेक्शन ये 50% बढ़ जाएंगी, और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं कहा तो वो 120 ही रहेगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगी 22,500 इंटू 1.5 और इंस्पेक्शन बढ़ जाएगी 1.5। 33 जी 30,000 183,756।
अभी 1 किलो कितने का मिलता है? 1200 का। और डिस्काउंट के बाद कितने का मिलेगा? ईओक्यू भी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी तो ये सारी चीजें चाहिए, और होल्डिंग कॉस्ट के लिए ये चाहिए था, और जब उसके बाद फाइनली हमने दो ऑप्शंस को कंपेयर करना होगा तो उसके लिए भी यही चीजें चाहिए। तो मैं वो सारी चीजें निकाल के फिर वो टेबुलर कंपैरिजन करता हूं। और क्या रह गया? होल्डिंग कॉस्ट। इसी से आगे चल रहा हूं। होल्डिंग कॉस्ट सवाल में क्या क्या है, फिर वापस ऊपर से पहले पैराग्राफ पहले टेबल में ट्रांसपोर्टेशन, एडमिन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, रेफ्रिजरेशन और वेयर हाउसिंग और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, 3 चीजें हैं। वेयर हाउसिंग और इंटरेस्ट। रेफ्रिजरेशन अभी कितनी है? 250। इस 250 के बारे में अदर इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं, 4% लॉस, 3% लॉस, वो तो एनुअल डिमांड में हो गया ना। अदर इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 एग्जिस्टिंग में कुछ नहीं है। तो रेफ्रिजरेशन कॉस्ट है 250। वेयर हाउस 68 के बारे में पॉइंट नंबर 3, इसमें से आधी वेरिएबल है, 68 का आधा 34। इंटरेस्ट कितना है? 1.5 पर मंथ, यानी 18%। तो 1200 का 18%, 216 500। और अगर हम डिस्काउंट वाली ऑफर में चले गए तो रेफ्रिजरेशन के बारे में कहा है लास्ट 75% बढ़ जाएगा, यानी 250 इंटू 1.75। वेयर हाउस के बारे में कहा हुआ है 50% बढ़ जाएगा, यानी 35 इंटू 1.5। और इंटरेस्ट अब लगेगा 1140 का 18%, 438 50 34 को 1.5 करें 51 आता है, और ये 205 694। तो ये सारी मेहनत कैलकुलेट करने के बाद अब हम ईओक्यू निकालने के काबिल हो गए। 2 इंटू कौन सी एनुअल डिमांड? वो 65 इंटू ऑर्डर कॉस्ट, ये वाली, डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट, ये वाली, 6500। तो अब हमने कंपेयर करना है OQ 6500 और इसके डबल को। $6500 और इसका डबल। फिगर्स बड़ी बड़ी है मेरा ख्याल है। तो टोटल परचेज कॉस्ट एनुअल, अच्छा सारा कुछ हम यहां ना निकाल चुके हैं। एग्जामिनर को बस इतना कह देते हैं कि परचेज कॉस्ट इनटू एनुअल डिमांड, ये सब चीजें निकाली हुई हैं। 1200 इंटू ये और 1140 इंटू ये, जी 78,000 मेरा नहीं ख्याल, 7487। डिस्काउंट मिल रहा है, यही क्या? 74872, 7800 है। लेक्चर नंबर 98। 65,000 इंटू 1200 एनुअल डिमांड को करना है ना, और 65677 इंटू 1140, तो यही है टोटल ऑर्डर कॉस्ट। टोटल ऑर्डर कॉस्ट के लिए
ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू। ईओक्यू वाले कॉलम के लिए दिस इनटू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ओक्यू। 1,62,500 इनटू 65,000 डिवाइडेड बाय 6500 1625। और डिस्काउंट ऑफर के लिए 183,750 इनटू ये डिवाइडेड बाय 13,000 928। टोटल होल्डिंग कॉस्ट। सेफ्टी स्टॉक का कहीं जिक्र है तो बस फिर OQ बाय 2। वन 625 4511। एट 1,250 80311। तो नसीहत पूछिए आपसे, क्या एडवाइस करें जी? डिस्काउंट अवेल करना चाहिए।
हाँ जी, नोटेड। अच्छा, 10 मिनट बहुत है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एक सवाल पे आइए, ऑटम 22। ऑटम 22 गैलेक्सी लिमिटेड। ऑटम 22 दो नजर आ रहे होंगे, उनमें से ऑटम 22 दूसरा वाला, गैलेक्सी लिमिटेड। अच्छा, इसमें सिर्फ एक एम्बिग्विटी थी। केस टेबल में आपको 120,000 नजर आ रहा है, 120,000 लिखा हुआ है एनुअल डिमांड, लेकिन इसमें भी ना ट्रांजिट के लॉसेस थे इसी तरह। एक ऑप्शन की एनुअल डिमांड कुछ और आनी है, दूसरे की कुछ और आनी है। तो ये जो 120 है, इसमें अभी लॉसेस से ग्रॉसअप करना है। तो ये इसमें एक गैर अखलाकी हरकत थी कि एवरेज एनुअल डिमांड देख के स्टूडेंट को लगेगा यही एनुअल डिमांड है, जबकि असल में ये नेट है। हमें यहां इतना चाहिए, खरीदने के लिए लॉस से ग्रॉसअप करना पड़ेगा। आप कर दें ये सवाल अभी, 10 मिनट बहुत है, ये सवाल कर दें सॉल्व। जी,
हाँ जी, अगर वाकई कर रहे थे तो कोई मसला भी नहीं होगा। ये जो पीछे सोल्यूशन में किया हुआ है ना, ओपनिंग क्लोजिंग एड लेस किया हुआ है, इसको इग्नोर करें। है जी, नहीं वो तो किया, लेकिन एंड आंसर तो मैच किया होगा ना। हाँ, तो वो जो सोल्यूशन में एनुअल डिमांड निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग एड लेस किया, वो सही नहीं है, इसको इग्नोर करें। जिन्होंने किया है और इसमें कुछ पूछना है तो बताएं। इसमें एनुअल डिमांड ही थी, वो मैंने आपको पहले बता दी, और आपने कुछ पूछना है तो बताइए। आसान है। ठीक है, डन ना। चलें, एक छोटा सा सवाल और कर दें। ऑटम 24 खोलें। ऑटम 24 बुक में नहीं होगा, ऑटम 24। छोटा सा सवाल है ऑटम 24 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 3। ऑटम 24 क्वेश्चन 3 कर दें।
हिंट बता देता हूं, ईओक्यू के ऊपर टोटल ऑर्डर कॉस्ट कर रहा है, क्यों कहा है आपको? आपने करना भाई, आपको काहे करने को? अगर ईओक्यू फॉलो होता हो तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट बराबर होती है। ठीक है, करें सवाल, आपने करना है भाई, करें। यार सवाल करने को कहा था, मुझे कुछ शक्लें नजर नहीं आ रही सवाल करते। हो गया? आंसर भी है कितना? गलत है जी। 73855। चलें इधर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 24। सवाल में पूछी है रिवाइज्ड ईओक्यू। अच्छा, रिवाइज क्या हो रहा है? ईओक्यू हो रहा है, शाबाश, जबरदस्त। ईओक्यू रिवाइज हो रही है, बिल्कुल सीखा, जबरदस्त। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो रिवाइज हो रही हैं? सवाल में रिवाइज ईओक्यू क्यों पूछी है भाई? मटेरियल की परचेज प्राइस चेंज हो रही है, तो उससे ईओक्यू का ताल्लुक। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट ना, ये इंश्योरेंस कॉस्ट ना दी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। इंश्योरेंस कॉस्ट है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इसलिए होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी। जब होल्डिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब बाकी सब कुछ तो वही रहेगा। 960 ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये नहीं गिवन, ये चेंज होगी। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर नहीं, ये नहीं हो रही चेंज, लेकिन हमें एग्जिस्टिंग वाली निकालनी पड़ेगी और होल्डिंग वाली, हाँ ये होनी है चेंज। तो पहले हमें ना एग्जिस्टिंग ऑर्डर कॉस्ट चाहिए, क्योंकि एग्जिस्टिंग ऑर्डर कॉस्ट तो नहीं चेंज होनी, तो वो हमें ईओक्यू के फार्मूले से मिल सकती है कि नहीं? देखें, जो ईओक्यू है एग्जिस्टिंग कितनी है जी? 80,000 इज इक्वल टू 2 इंटू 960 इंटू पता नहीं डिवाइडेड बाय 30। तो नहीं निकल सकती ऑर्डर कॉस्ट? निकल सकती 100,000। नहीं? अच्छा, जो मैंने आपको बात कही थी वो भी दिखा देता हूं। टोटल ऑर्डर कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है अगर ईओक्यू हो तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट, हाँ हम निकाल सकते हैं। टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 30 इंटू एवरेज इन्वेंट्री, कितनी है वो? 80,000 बाई 2, ये टोटल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी, ये टोटल ऑर्डर कॉस्ट के बराबर होगी। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकल आएगी 12 लाख। और अब इसको टोटल ऑर्डर कॉस्ट वाले फार्मूले में रखें तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट हुआ करती है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू। तो ये है 12 लाख, ये पता नहीं, एनुअल डिमांड है 960 और ईओक्यू है 80, तो यहां से भी निकल आएगी 1 लाख। तो ये एक ही कैलकुलेशन में निकल आएगी, चाहे ऐसे निकाल लें। एक लाख होल्डिंग कॉस्ट, ये अब हम रिवाइज्ड वाली लेने लगे हैं। इंश्योरेंस कितनी होगी?
परचेज प्राइस 1160 का 2%, 23.2। और दूसरा क्या है, इसमें हो रही है कोई चेंज? नहीं, 12, 35.2, 35.2, 755, ये रिक्वायरमेंट। ऑर्डर कॉस्ट एग्जिस्टिंग निकालनी पड़ी क्योंकि वो तो चेंज नहीं होनी, होल्डिंग कॉस्ट रिवाइज वाली निकाल ली। अच्छा, ये तरीका किसी के ध्यान में उस वक्त क्लिक कर जाता तो कर जाता, अदरवाइज कोई बात नहीं, एमी बस बता रहा हूं, ना पसंद आए तो दफा करना। जो अभी ईओक्यू था, ये ओके, जो अभी ईओक्यू था और अब जो रिवाइज होना है, फर्क किस चीज का पड़ने लगा है? सिर्फ होल्डिंग कॉस्ट का ना। पहले ईओक्यू जैसे भी निकला हुआ है, नीचे क्या है? 30। अब 30 की जगह क्या लाना है? 35.2। तो जो एग्जिस्टिंग ईओक्यू ऑलरेडी निकला हुआ है 80,000, ये 80,000 कैसे बना हुआ है? 30 के स्क्वायर रूट से डिवाइड हुआ हुआ, इसको कर दे मल्टीप्लाई, और 35.2 के स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दे। है तो दफा करें, करें ऐसी। चलें, एक सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 23 होमवर्क कर दें, और अभी आप पढ़ लें स्प्रिंग 19। ऑटम 23 देखें, दो सवाल हैं। ऑटम 23 के दो सवाल होंगे, उनमें से दूसरा वाला शहाब इंडस्ट्रीज, ये होमवर्क कर दीजिए। शहाब इंडस्ट्रीज होमवर्क, और स्प्रिंग 19 पढ़ लें, ऑर्चिड लिमिटेड। स्प्रिंग 19 का है पढ़ने को, ऑर्चिड लिमिटेड।
अगर सवाल पढ़ रहे थे वाकई तो पढ़ लिया होगा। पॉइंट नंबर 1 में और 2 में लास्ट ईयर का डाटा दिया हुआ है और पॉइंट नंबर 3 और 4 में नेक्स्ट ईयर का डाटा दिया हुआ है। और पहले तो जो हो रहा था, लेकिन अब हमारा प्लान है ईओक्यू पे शिफ्ट होने का। तो सवाल में पूछा है ईओक्यू नेक्स्ट ईयर का, लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। लेकिन हमें उसके लिए चाहिए एनुअल डिमांड, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट। स्प्रिंग 19 अच्छा, एक नोट लिख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं, फिर लिखिएगा नोट। जो परसों एक सवाल किया था स्प्रिंग 17 और उसमें वो 60,000 केजी चाय मंगवानी थी हमने। स्प्रिंग 17 वो इंपोर्ट कर रहे थे, इसमें आखिरी सवाल था। उसमें एनुअल डिमांड कितनी ली थी अगर पेजेस पलट के देखें तो 60,000। एनुअल डिमांड हम सवालों में किसको कह रहे होते हैं? जो हमने खरीदना होता है ना। तो सवाल में तो वो सेल्स थी, 60,000 के साथ देखें तो वो सेल्स थी। चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था इसलिए सेल्स परचेज बराबर थी। नहीं था तो या तो था ही नहीं, या अगर था तो बराबर था, इसलिए हमने सेल्स को परचेज ले लिया था। लेकिन अगर सेल्स बताई होती और ओपनिंग क्लोजिंग की भी इंफॉर्मेशन होती तो फिर परचेज निकालनी पड़ती। हमें इस टॉपिक में जो एनुअल डिमांड चाहिए होती है वो परचेजेस होती हैं। इस सवाल में ना पॉइंट नंबर 3 अगले साल की सेल्स निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 टेबल में पहली लाइन, पिछले साल की सेल्स कितनी? 72,000 इंटू 90,000 1.25 है। अच्छा 1.25 अगर पॉइंट नंबर 4 ना लिखा होता ना तो हम फिर इसी को परचेज ले लेते। अगर पॉइंट नंबर 4 ना होता तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक वेरी करेगा सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से। ये एक्सक्लूडिंग वाली बात अभी रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट में लिखी हुई बात को इग्नोर करके इस पॉइंट को दोबारा समझें। अगर लास्ट ईयर की सेल्स 72,000 थी और क्लोजिंग स्टॉक, ऐसी खुद ही से कह रहा हूं, 3,000 होता, तो पॉइंट नंबर 4 का मतलब है कि अगर नेक्स्ट ईयर की सेल्स 25% बढ़ेगी तो क्लोजिंग स्टॉक भी 25% बढ़ेगा। ये मतलब है इस पॉइंट का। पॉइंट नंबर 4 ब्रैकेट के अलावा वाला, क्लोजिंग स्टॉक वेरीज इन लाइन विद द सेल्स वॉल्यूम। वेरीज इन लाइन विद द सेल्स वॉल्यूम, के जितना सेल्स वॉल्यूम चेंज होगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी उतना चेंज होगा। पॉइंट 4 का ये मतलब समझ आ रहा है कि नहीं? सेल्स अगर हो जाएंगी 90,000 तो ये हो जाएगा 3,000। मैंने ऐसे ही लिखा, सवाल में नहीं है, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अगले साल की सेल्स बढ़ेगी तो क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा। ये पॉइंट नंबर 4 का मतलब है। अब ऐसी सूरत में क्या परचेजेस इज इक्वल टू 90,000 होगा? मतलब नेक्स्ट ईयर की परचेजेस 90,000 होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग और ओपनिंग फर्क आ गए। परचेजेस कैसे निकलेंगी? 90,000 माइनस 3,000, नहीं प्लस 3,000, उल्टा चल रहे हैं हम। 90,000 सेल्स हैं, सेल से परचेजेस तक जा रहे हैं, तो ओपनिंग लेस और क्लोजिंग ऐड कितना आ जाएगा? 90750। इसका मतलब है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बराबर होता तो सेल्स परचेज बराबर होती। ओपनिंग क्लोजिंग चूंकि डिफरेंट है तो इसलिए इसको हम परचेज नहीं कह सकते, परचेजेस निकालनी पड़ेंगे। ये बात ओके? पॉइंट नंबर 4 अगर ना लिखा होता तो हम जरूर इसको परचेजेस कह लेते। पॉइंट 4 की वजह से ये तो कंफर्म हो रहा है कि परचेजेस ये नहीं है और हमें पिछले साल का क्लोजिंग और इस साल का क्लोजिंग लेना पड़ेगा तो ही परचेजेस निकलेंगी। ये पॉइंट 4 से कंफर्म पता चल रहा है। पॉइंट 4 की अंग्रेजी और ये जो सब समझाया, इस पे कोई एतराज है तो बताइए। हाँ जी। अब इस सवाल की खामी ये है कि इसमें एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर दिया था स्टूडेंट से कि स्टूडेंट ये अजम्पशन तो समझ ही जाएगा। उस वक्त बैठ के मुझे नहीं लगता किसी ने भी बात समझी होगी। तो अब मैं आपको नोट लिखवा देता हूं आइंदा वक्त के लिए। एवरेज इन्वेंट्री कॉन्सेप्चुअली क्या मतलब है? यानी एवरेज इन्वेंट्री अगर 4,000 यूनिट्स हैं तो क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी? कि पूरे साल में किसी भी वक्त स्टोर में जाते तो 4,000 यूनिट्स पड़े होते। ये असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन एवरेज का यही कॉन्सेप्ट है। किसी भी वक्त जाते तो स्टोर में इतने यूनिट्स पड़े होते।
तो अगर वो किसी भी वक्त साल का एंड होता तो क्लोजिंग स्टॉक, तो इस सवाल में हमें क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत है, हमें चाहिए, लेकिन सवाल में नहीं दिया हुआ, तो मजबूरन हमें एवरेज स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक बराबर अज्यूम करना पड़ेगा। इस सवाल में क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा क्यों जरूरत है क्लोजिंग स्टॉक की? क्योंकि ये कंफर्म पता है कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो हमें परचेजेस तक पहुंचने के लिए दोनों चाहिए, तो हमें शदीद जरूरत है क्लोजिंग स्टॉक की, लेकिन अब गिवन नहीं है, तो अज्यूम करना पड़ेगा कि जो एवरेज स्टॉक है वो इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक है। लिखे ना, इसी सवाल के कॉन्टेक्स्ट में लिख लें बेशक कि हमें इस सवाल में ये 0.4 से कंफर्म पता चल रहा है कि ओपनिंग क्लोजिंग बराबर नहीं है, इसलिए परचेजेस निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों चाहिए। गिवन नहीं है, कोई हिंट भी नहीं है, तो इसलिए अज्यूम करना पड़ेगा कि एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। जो लोग अल्फाज पकड़ रहे थे उनसे नहीं पकड़े गए होंगे, इसलिए जो समझाता हूं वो समझ के अपने अल्फाज में लिखा करें। चलिए बच्ची करते हैं उसके बाद, ये नोट लिखें तो फिर चलूं आगे। जो पिछला साल है हम उसका एवरेज स्टॉक निकाल सकते हैं, कहीं डाटा है जी? हाँ है, हमें होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट भी दी हुई है और टोटल भी दी हुई है, तो वो टोटल कैसे बनी होगी? एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई किया होगा। तो अगर हम 5 लाख को डिवाइड कर लें 80 से, अच्छा वो 5 लाख पर मंथ है, कोई बात नहीं, 80 भी पर मंथ है, तो आंसर आ जाएगा 62। ये पिछले साल का क्लोजिंग था इसलिए ओपनिंग में लिखा। ये जो 0.1 में टेबल है ना, ये पिछले साल का है, ये पिछले साल का डाटा है। पिछले साल का क्लोजिंग अज्यूम किया है कि वो एवरेज इन्वेंट्री के बराबर था। 6250 तक पहुंचे कि नहीं? अब ये जो 6250 था ना, एवरेज इन्वेंट्री होती है इज इक्वल टू OQ बाय 2 प्लस, यानी इस 6250 के अंदर ये भी शामिल है, कितना? 2000। और सेफ्टी स्टॉक हमने किसी और कमरे में रखा होता है, एक मेन कमरा और एक सेफ्टी स्टॉक वाला कमरा। 0.4 में लिखा हुआ है कि वो जो सेफ्टी स्टॉक वाला कमरा है उसके अलावा जो दूसरे कमरे में पड़ा था, कितना? 4250, वो सेल्स के साथ बढ़ेगा, यानी 4250 ये बढ़ेगा इतना। क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक, यानी 6250 में से 2000 निकाल दे तो 4250 ये बढ़ेगा सेल्स के हिसाब से, और दूसरे कमरे में सेफ्टी स्टॉक कितना होगा अगले साल? 2500। तो हमें अब सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके परचेजेस मिलेगी 91563। ये आ गई है परचेजेस, लेकिन हम जब सप्लायर से खरीद के लाएंगे तो स्टोर में इतनी पहुंचेंगी, खरीद के ज्यादा लानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि रास्ते में लॉस हो जाता है, तो हमें खरीदनी कितनी पड़ेंगी? नेक्स्ट ईयर सॉल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर कितना रास्ते में लॉस होना है? डिवाइडेड बाय 0.94 9747। ये है अगले साल के लिए एनुअल डिमांड, और इसका अगले साल का ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट वो निकाल के EOQ, ये क्या सवाल होमवर्क है, यानी ये रिमेनिंग और ऑटम 23 ये होमवर्क है आपका। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।